मेरे एक दोस्त हैं संतोष शुक्ला जी। बड़े इंटेलिजेंट, दैनिक जागरण में रिपोर्टर जर्नलिस्ट हैं। तो हमेशा एक अद्भुत से सवाल मुझसे पूछते हैं। तो एक बार मैं उनसे ऐसी बात कर रहा था स्पर्म फ्रीजिंग की, तो मुझसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब एक बात बताइए, अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन का स्पर्म फ्रोज़न होता तो क्या एल्बर्ट आइंस्टाइन का आज बच्चा पैदा कर सकते थे? बड़ा अजीब सा सवाल था। तो फिर मैंने उनसे बात की और डिस्कस किया। तो डिस्कस करने के बाद में उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत सा आर्टिकल दैनिक जागरण में छापा जो बड़ा वायरल हुआ। वायरल का शब्द ये होता है कि अखबार के अलावा सोशल मीडिया पे भी बहुत निकला। तो उनका शीर्षक था कि मरने के बाद आप पैदा कर सकते हैं अपना बच्चा। तो ये अनोखी चीज़ के बारे में आज आपको बताना चाह रहा हूँ। और आज आपको 5 ऐसी सीक्रेट्स बताऊंगा स्पर्म फ्रीजिंग के लिए, जो अद्भुत हैं, जो टेक्नोलॉजी के लिए बड़ी खूबसूरत हैं और जिसके लिए इस्तेमाल होनी है उसके लिए अति आवश्यक है। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, जिंदल हॉस्पिटल से रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ। लेबॉरेटरी का काम करता हूँ, स्पर्म फ्रीजिंग करता हूँ, एग फ्रीजिंग करता हूँ। और मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जिनके बेबी ना हो उनको बेबी देने में। ये वीडियो बहुत मेहनत से बना रहा हूँ। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। नोटिफिकेशन का बटन दबाने से आपको अगली वीडियो मिलेगी। आई लव इट व्हेन you gain something from these videos. They are completely scientific. पहला सवाल, स्पर्म फ्रीजिंग कौन करता है? Who needs to do freezing of their sperms? तो बहुत सारे लोग हैं जिनको स्पर्म फ्रीजिंग की ज़रूरत होती है। जिन लोगों को कैंसर हो जाता है उन लोगों को, स्पेशली अगर यंग हैं, तो चाहे टेस्टिकुलर कैंसर हो या कहीं और का कैंसर हो, अगर कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी मिलेगी तो सबसे पहले मरने वाले स्पर्म्स और ओवा होते हैं। इसलिए जिससे कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और कैंसर ट्रीटमेंट के बाद वो अपने बेबीज़ पैदा कर सकें, स्पर्म फ्रीज करना ज़रूरी है, पहला। दूसरे लोग ये होते हैं जिनकी एज बहुत होती है। एज बहुत होने पे स्पर्म का डीएनए ख़राब होता है और उन्हें लगता है इस टाइम पर हम बेबी नहीं कर सकते, आगे चल के बेबी करना सकते हैं, वो। तीसरा, जो बड़े डेंजरस जॉब्स में होते हैं, जैसे कि आर्मी में कोई है, वॉर पे जा रहा है, उसके लिए फ्रीजिंग। कोई आदमी हैज़ार्डस फैक्ट्रीज़, केमिकल्स, रेडिएशन में काम करता है, उसके लिए फ्रीजिंग। या जैसे लेटली जीका वायरस बहुत इन्फेक्ट करके स्प्रेड करता है, तो जो लोग काम करने जीका वायरस के लिए जाते थे वो लोग इसे फ्रीज़ कराते थे। अब अगली कैटेगरी जो फ्रीज़ कराना चाहती है वो है जो अलग अलग सर्जरीज़ कराते हैं। जैसे कि कुछ को प्रोस्टेटिक कैंसर होता है, उसकी सर्जरी के बाद में सीमन बाहर नहीं आ सकता तो वो फ्रीज़ कराते हैं कई बार। कुछ ऐसी सर्जरीज़ लोग कराते हैं जिसको जेंडर चेंजिंग सर्जरीज़ बोलते हैं। मतलब कोई आदमी औरत बनना चाहता है, कोई औरत आदमी बनना चाहता है। बहुत कम होता है हमारे देश में, लेकिन फिर भी ये लोग अपने स्पर्म्स, अगर कोई आदमी औरत बनना चाहे तो उसको अपने स्पर्म्स फ्रीज़ करा लेने बेहतर होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ रीज़न्स और होते हैं, जैसे कि सर्जरी, किसी ने वासेक्टमी कराई। कोई आदमी कहता है साहब मैं नसबंदी कराने जा रहा हूँ लेकिन मुझे एक सेफ गार्ड चाहिए, तो वो स्पर्म्स को फ्रीज़ करा लेते हैं। ये तो एक कैटेगरी हुई। पर कुछ लोग को ज़रूरत होती है, जैसे कि जिनका स्पर्म काउंट बहुत लो हो और ये स्पर्म काउंट नील हो सकता है, उन लोगों को फ्रीज़ कराना है। आईवीएफ इक्सी में जाने से पहले फ्रीज़ करा लेते हैं। अगर उस दिन सैंपल ना दे पाए तो आपका सैंपल मौजूद होगा। और इसके अतिरिक्त कुछ लोग होते हैं जिन्हें टेस्टोस्टेरोन की रिप्लेसमेंट थेरेपी पे जाना पड़ता है। जब भी आप टेस्टोस्टेरोन बाहर से जाते हैं, स्पर्म्स कम हो जाते हैं और इन लोगों को ज़रूरत होती है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको ज़रूरत है स्पर्म की फ्रीजिंग की। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ स्पर्म फ्रीजिंग। सबसे पहले जब आप बैंक में जाते हैं तो आपका एक ब्लड टेस्ट होता है, जिसमें ये देखते हैं आपका ब्लड ग्रुप क्या है, कोई इन्फेक्शन आप में मौजूद तो नहीं है,
कुछ पेपर्स है जो आप भरते हैं और उसके बाद में आप सीमन सैंपल एक प्राइवेट रूम में जाके देते हैं मैस्टरबेशन से। लेकिन ज़रूरी है आप 2 से 3 दिन तक एब्सटेन किए हुए हों, मतलब आपने सीमन को डिस्चार्ज ना किया हो। तो ये सैंपल देने के बाद में फ्रेशेस्ट पॉसिबल लिया जाता है और लेने के बाद में इसको पहले टेस्ट करते हैं। टेस्ट करके देखते हैं इसमें स्पर्म्स कितने हैं, मोटिलिटी कितनी है, उसको टैबुलेट करते हैं। फिर एक प्रोसेस से स्पर्म्स को फ्रीज़ करते हैं। स्पर्म्स को फ्रीज़ करने के कई सारे प्रोसेसेस हैं। ये प्रोसेस डिपेंडेंट है कि आपके स्पर्म्स कितने हैं और कैसे हैं। ये फ्रीजिंग की जाती है प्रोसीजर से और रखा जाता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे। -196 डिग्री सेंटीग्रेड इस बात से आप समझ सकते हैं कि पानी फ्रीज़ होता है 0 डिग्री पे। और इस प्रोसेस से आपके स्पर्म्स को जब फ्रीज़ करते हैं तो उनके अंदर का जितना तरल पदार्थ होता है या वाटर होता है वो निकल जाता है। जब वो निकल जाता है तो उनके अंदर की जो एनर्जी लेने की ज़रूरत होती है वो कम हो जाती है और जब वो कम हो जाती है तो बिना एनर्जी लिए वो ज़िंदा रहते हैं और यही फ्रीजिंग का एक प्रिंसिपल है। अगर स्पर्म्स बहुत कम होते हैं, मतलब किसी के स्पर्म्स बहुत कम हैं, हमने टेस्टिस में से कुछ स्पर्म्स निकाले तो उनको एक अलग टेक्नोलॉजी होती है विट्रिफिकेशन, उससे भी फ्रीज़ करते हैं। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब फ्रीजिंग की टेक्नोलॉजीज़ होती हैं। अगला सवाल, फ्रीज़ सैंपल कितने किए जाते हैं? तो देखिए, अगर आपको कैंसर है, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बाद में इनको यूज़ करके बेबी देना है, तो कम से कम 6 से 8 सैंपल फ्रीज़ होने चाहिए। नॉर्मली एक सीमन के सैंपल में 2 या 3 एलिक्वोट बन सकते हैं, किंतु हम ये महसूस करते हैं कि कम से कम 2 या 3 बार दिए हुए सैंपल को 6 से 8 चीज़ों में डिवाइड करके और फ्रीज़ करने चाहिए। फिर एक सवाल पूछते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हाउ इफ़ेक्टिव इज़ स्पर्म फ्रीजिंग, मतलब ये सक्सेसफुल कितना है। 1953 में पहली बार फ्रीज़ किए गए थे, तब से टेक्नोलॉजी डेवलप तो की ही है। ये समझिए कि 50% रिट्रीवल होता है। जितने स्पर्म्स हम फ्रीज़ करते हैं उनके 50% हम वापस जब थॉ करते हैं तो वापस पा पाते हैं। तो नॉर्मली करोड़ों स्पर्म होते हैं तो 50% कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी हमको करीब पर अंडा 10 मिलियन स्पर्म ही चाहिए बेबी पैदा करने के लिए। लेकिन अगर ये स्पर्म्स बहुत कम होते हैं, जैसे टेस्टिकुलर स्पर्म रिट्रीवल में जिनके स्पर्म्स नहीं होते, हम उनका स्पेशलाइज्ड काम करते हैं, उनकी टेस्टीज़ को खोल के उसमें से स्पर्म निकालते हैं जिससे उन्हीं का बेबी उन्हें मिल सके, डोनर स्पर्म ना यूज़ करें। इन स्पर्म्स को फ्रीज़ करने में 50% लॉस अगर होता है तो बड़े गौर से कई डिफरेंट टेक्निक से इनको फ्रीज़ करते हैं। तो ये तो आपका हुआ इफ़ेक्टिव कितना है, ज़बरदस्त इफ़ेक्टिव है। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने सालों तक स्पर्म लास्ट कर सकता है। इतना इंटरेस्टिंग है कि स्पर्म लास्ट कर सकता है अगर ढंग से स्टोर किया जाए, लिक्विड नाइट्रोजन पूरी रहे, तापमान प्रॉपर रखें, पता नहीं कब तक। मतलब एल्बर्ट आइंस्टाइन वाली बात जो मैंने आपको शुरू में कही थी, ये सच है। और शायद अगर इस तरह के स्पर्म्स फ्रोज़न रख सकते होते तो पता नहीं इस दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट, पॉलिटिशियंस, न जाने क्या क्या होता। बट अब तक करीब करीब 30 साल पुराने स्पर्म से बेबीज़ हो चुके हैं। क्वेश्चन ये है कि स्पर्म फ्रीजिंग रख के क्या हमारे मरने के बाद भी बेबी पैदा हो सकता है? तो पैदा तो हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, लेकिन उसके बहुत सारे एथिकल इश्यूज़ हो सकते हैं। अगला सवाल होता है, कोई लीगल कंसिडरेशन है क्या? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आपको पेपर भरना पड़ता है कि आप रेगुलरली बैंक में रीफ्रीजिंग के लिए उसको रखेंगे।
मतलब ऐसा नहीं है कि आपने फ्रीज़ करा लिया तो बैंक ज़िंदगी भर रखेगा, वो तब तक रखेगा जब तक आपका पेपर वर्क कंप्लीट है। और नंबर 2, अगर किसी कारण से आपकी मृत्यु हो जाती है तो उन स्पर्म्स का नॉमिनेशन किसके पास होगा? देखिए, सिर्फ बैंक की एफडी, आपके बैंक का लॉकर वैल्यूबल नहीं होता, स्पर्म और ओवा उससे कहीं ज़्यादा वैल्यूबल हैं। तो मैंने आज आपको बताया स्पर्म फ्रीजिंग के बारे में। जादू की चीज़ है क्रायोटेक्नोलॉजी, आपके मरने के बाद भी आप ज़िंदा रह सकते हैं। ये पौराणिक बात नहीं, आज की बात है। बहुत प्यार से बनाई है। लाइक, सब्सक्राइब, नोटिफाई, शेयर प्लीज़ कर दीजिए। अगली वीडियो के लिए देखते रहिए और इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।